नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल माइंड में आज एक बार फिर से स्वागत है। मैं पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार चुनावों की बात करेंगे। बिहार चुनाव बीते कुछ दिनों से चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये चर्चाएं विभिन्न कारणों से है। कुछ भारत सरकार की देन है और कुछ बिहार की खुद की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में सिकुड़ते सामाजिक दायरे जब खुद को आज़ाद करने के लिए प्रयास करते हैं तब तब सरकारी जड़ें हिलने लगती हैं। बिहार जो कि उत्तर पूर्व में स्थित भारत का एक राज्य है, उसकी खुद की एक ऐतिहासिक स्थिति रही है, अपना एक इतिहास रहा है। बिहार वो राज्य है जहाँ पर गौतम बुद्ध रहे, जहाँ पर मगध साम्राज्य बसा। बिहार में जो वर्तमान में सरकार है वो श्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में काम कर रही है। ये बेसिकली एनडीए अलायंस का ग्रुप है जो वहाँ काम कर रहा है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य घटक दल काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा 243 सीटों की विधानसभा है। 2020 में आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार जी ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन देखते हैं ये राजनीतिक बयानबाजी और वादे कब तक काम करते हैं। वर्तमान में हाल फिलहाल में बहुत अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं जो काफ़ी आपराधिक गतिविधियां, आपराधिक घटनाएं और बिहार का पिछड़ापन बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो अपोजिशन पार्टी है जिसमें मुख्यतः आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इन मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहती। वो शासकीय दल को कॉर्नर करने में लगी हुई है उनकी योजनाओं और उनके कुशासन के कारण। हाल ही में बिहार चर्चाओं का विषय इसलिए बन गया जब इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस जारी करा कि 2004 के बाद जितने भी वोटर आईडी बने हैं उन सब का पुनर्निरीक्षण होगा। जो भी लोग वोटर आईडी बना चुके हैं उनको अपना एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा कि वो बिहार का पार्ट हैं। ये शुरू में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब नहीं था। ये 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उसको भी इंक्लूड करके 11 डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जो कि आप एज अ प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी आई है उसमें आप खाली पुनर्निरीक्षण फॉर्म भर सकते हैं जिसकी आखिरी डेट 25 जुलाई है। उसके बाद आपके पास अगस्त में टाइम रहेगा। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है जो आप देना चाहते हैं आप दे सकेंगे। आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों ये पुनर्निरीक्षण करने में लगा हुआ है? और कहीं कहीं से खबरें ये भी आ रही है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर कह रहे हैं कि उनको नेपाल के, बांग्लादेश के या अन्य देशों के नागरिक भी मिले हुए। भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का, ये उसका काम है घुसपैठियों की पकड़ करना, उनको देश के बाहर करना या कानूनी रूप से उनके खिलाफ एक्शन लेना। क्योंकि देश के जो भी बॉर्डर है ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो डिक्टेट करे कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, ये बड़ी विडंबना का कारण है कि ठीक चुनावों से पहले ऐसा क्यों करा जा रहा है। ये चीज़ें पहले भी करी जा सकती थी, ये ठीक चुनावों के बिल्कुल 4-5 महीने के पास क्यों करी जाती है। और इसी कारण से अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसकी नीयत पे क्वेश्चन कर रही है कि ये इनकी इंटेंशन क्या है, ये मैनिपुलेशन करना चाह रहे रिजल्ट को। एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट होती है जून मई के दरमियान। एक ओपिनियन पोल लिया जाता है जिसमें 70% इंडिया ब्लॉक को लीड दिखाई जाती है। और ये ऐसी बातें चल रही हैं कि एनडीए अलायंस के ग्रुप तब से परेशान हो रखे हैं कि माइनॉरिटी, एससी, एसटी और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनका वोट कहीं इंडिया ब्लॉक को ट्रांसफ़र ना हो जाए, और इसलिए वो वोटर लिस्ट में तब्दीली करने में लगे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन जो डायरेक्शंस दे रहा है या नोटिस दे रहा है, सर्कुलर्स, वो इसी के दरमियान दे रहा है। और इसी वजह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुखर होके नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या पिछली बार 2011 में हुई थी।
अब वो 2011 से ही हम 2025 में आ चुके हैं। ये 15 साल 14 साल का समय हो चुका है, लेकिन हमारी जनसंख्या नहीं हुई है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की, जहाँ 142 करोड़ की आबादी के करीब लोग हैं और हमारे पास अपने लोगों के आंकड़े नहीं हैं, एक पुख्ता आंकड़े नहीं हैं। तो हम किस बिना पे भारत की राजनीति तय करते हैं, भारत की नीतियां तय करते हैं? हम आर्थिक राजनीति की नीतियां किस बिना पे तय करते हैं, जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं हैं कि कितने लोग हमारे देश में हैं, कितने लोग गरीबी सीमा के नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, कितनों को बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है, किन्हीं को नहीं है। तो ये भारत की नीतियों को पे भी एक क्वेश्चन उठाता है कि हम किस दिशा में खुद को लेके जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम ये भूल जाते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ बड़े पैमाने पे लोगों को हम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा जब लोगों को हम जागरूक करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के आप भागी बने, भारत को स्वच्छ रखे, खुले में शौच ना करे वगैरह, तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े व्यवस्था में, क्या लोगों के पास इतनी अपनी समझ बुद्धि है कि वो अपने अपने फैसले खुद ले सके? जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांव देहात और काफ़ी रूरल सेटिंग में, काफ़ी जगहों में जो लोगों की समझ है एक राजनीतिक प्रक्रिया को लेके, वो काफ़ी कम है। अगर आप खुद देखेंगे कि कुछ गांव देहात जो पिछला रूरल या सब अर्बन एरिया है, वहाँ पर हमारे जो पिछले बैकग्राउंड से हैं, वहाँ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। वो लोग यही करके याद रखते थे कि जी ये पटवारी के पास कागज है, ये क्या उन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अपने आप को जस्टिफाई कर सके? और सेकंड थिंग, अगर ये इस पूरे प्रोसेस पे क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन कमीशन और जो ये रूलिंग पार्टी जो सपोर्ट कर रही है ये इलेक्टोरल ये रिवीजन को, तो इनको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्हीं लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वोट डाले और यही बिहार को पिछले बार वोट कास्ट करके गए हैं 2020 में इलेक्शन में, क्योंकि लास्ट टाइम तो 2003-2004 में रिवीजन हुआ था। तो मतलब अगर कुछ लोग जो जाली मिल रहे हैं या जो वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी उनका वोट कास्ट हुआ है, तो मतलब जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है वो भी तो बेबुनियाद हुई। और जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो भी इन बिनाओं पे काम कर रही है। जब आप व्यक्ति को राशन बांटते हैं, तब वो व्यक्ति उस देश, उस प्रांत, उस राज्य, उस देश का भागी होता है। लेकिन जब वो आपके हितों के लिए या आपके अगेंस्ट चला जाए तो वो देश का भागी नहीं है। ये जो दोहरी राजनीति है ये हमारे देश के लिए खतरा है। सभी लोग इस देश का पार्ट हैं। हमारे को वर्तमान में जो ज़रूरत है एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति की, जहाँ पे दोबारा से एक पूरे हमारे लोगों का एक आंकड़ा तय करा जाए, सबका डाटा इकट्ठा करा जाए, और जो आधार कार्ड को हर जगह वैलिड करा जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। हम जब डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम ऐसे आधुनिक समय में चल रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये जो बातें हैं आप लोगों को समझ आई होगी, जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ। आपके सुझावों का सदैव मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद।